He remained in touch with the Come when we shall redeem our strength, not only for in आप सभी लोगों का कौटिल्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम हरीश कुमार मौर्य है। मैं पिछले लेक्चरों में क्या पढ़ा रहे हैं पहले हम ये देखते हैं। मैं पिछले लेक्चरों में जो आपको पढ़ा रहा था, सबसे पहले देखिए हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और मैं क्वेश्चन करूँगा और आप उसके आंसर लिखेंगे। जैसे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं, 5 वंश, उनको क्रम से सजाइए। शॉर्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरा, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? मैंने आपको समझाया था कि के मिनिमम, टी मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने सर्वाधिक समय वर्षों तक राज्य किया। क्वेश्चन है कि बाबर ने सत्ता किससे ग्रहण की। क्वेश्चन है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की नींव किसने बनाई और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निर्माण में कितने शासकों का योगदान है। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में क्या योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो सफल हो गया वह किसने किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। इक्तादार व्यवस्था किसने शुरू की। आयरन एंड लोहे पॉलिसी ऑफ आयरन किसकी नीति थी। 2 बार खलीफाओं से अपनी सल्तनत को प्रमाण पत्र किसने दिलवाया। किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित की। जिन प्रभा सूरी को किस सुल्तान ने संरक्षण दिया। इसी तरह के और भी कई क्वेश्चंस हैं और यकीन मानिए यदि आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आप मान के चलिए आप इनका रिवीजन कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे तो मान के चलिए आपको पुनः इन वीडियो को, पुरानी वीडियो को देखने की आवश्यकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश शुरू हो गया था और हमने तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक तक कर लिया था। एक्चुअली ये जो मैंने आपको सबसे पहले आदर्श पाठ्यक्रम बताया था, आदर्श पाठ्यक्रम की ये 3री यूनिट का सिलेबस है। आप जब आदर्श पाठ्यक्रम वहाँ देखेंगे तो यूनिट 3 होगी, तो आपको दिखेगा दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और प्रांतीय राजवंश, उत्तर भारत के समय और दक्षिण भारत के समय, और विजयनगर और बहमनी। ये उस यूनिट 3 का सिलेबस था। तो आज से यूनिट 3 शुरू हो रही है और लेक्चर 9। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जैसा कि आपको मैंने बताया कि ठट्टा में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं दिल्ली की गद्दी पर, वो उसके चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक होता है। तो अब हम यहाँ से फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। अब जानते हैं फिरोज शाह तुगलक को। देखिए, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान ऐसे हुए हैं जो बहुत ही कट्टर सुल्तान हुए हैं। उसमें एक फिरोज शाह तुगलक है और दूसरा सिकंदर लोदी है। फिरोज शाह तुगलक कट्टर शासक था, फिरोज शाह तुगलक, और धार्मिक दृष्टि से रूढ़िवादी शासक था। यानी ये शरीयत के हिसाब से अपना शासन चलाना चाहता था। इनकी बुक है फतूहाते फिरोज शाही। ये फतूहाते जो फिरोज शाही है, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लिखी गई है। जानते रहिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में।
अब हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के काल में भी बाजार नियंत्रण हुआ था, बाजार सुधार हुआ था। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शासक के काल में भी बाजार नियंत्रण हुआ था, तो आप गेस कर पा रहे हैं कौन है? खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी। अब हमें बेसिकली जो फिरोज शाह तुगलक की तुलना अलाउद्दीन खिलजी से करना है। किस में करना है? बाजार को नियंत्रित दोनों ने किया, पर कैसे किया हम इसको समझते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी दाम कम हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी दाम कम हुए थे। और कैसे हुए थे दाम कम? बाजार को नियंत्रित कर लिया था। और अलाउद्दीन के बाजार सुधार नहीं, बाजार नियंत्रण किया था, यह जानते रहिए। मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी का डर, भय इतना था कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा था। अतः अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार सुधार नहीं हुआ था, बाजार को नियंत्रित किया गया था, अर्थात दाम नहीं बढ़ पाए थे। परंतु जो यह नियंत्रण किया गया था, यह बेसिकली नकारात्मक स्थिति है, अर्थात नेगेटिव स्थिति है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार किया था, तो आप बताएंगे नहीं किया था, उन्होंने बाजार को नियंत्रित किया था। और नियंत्रित क्यों किया था? डर और भय का माहौल बना के उन्होंने नियंत्रण किया था। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के समय जो बाजार सुधार हुए, बाजार नियंत्रण हुए, वह नीति क्या थी? देखिए, फिरोज शाह तुगलक के समय में भी दाम कम हुए, पर कैसे कम हुए जानते हैं। पहला तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली और उसके आसपास 1200 बागों को लगवाया। पहला काम कि फलों के बागों को लगवाया। अब आप मुझसे ये मत कहने लगिएगा कि सर किसी किताब में तो 1210 बाग लिखे हैं और आपने 1200 बताए हैं। इसलिए मैंने जो यूज किया है कि लगभग 1200 बागों को लगवाया, 1200 बागों को लगवाया, लगभग लिख लीजिए भाई, नहीं तो आप कल मुझसे कहें कि सर 1212 थे। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, नहरों का जाल बिछवाया। जब नहरों का जाल बिछा दिया गया तो किसानों को पानी की समस्या, जो खेती के लिए पानी की समस्या थी, वह नहीं रही। और पानी की समस्या जैसे ही खत्म हो गई तो चारों ओर अच्छी फसलों का जैसे कि अच्छा उत्पादन होने लगा और किसानों की आय बढ़ गई। कारखानों का निर्माण किया। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कई कारखानों का निर्माण करवाया और कारखानों के निर्माण का फायदा ये हुआ कि श्रमिकों को रोजगार मिलने लगा, उन्हें अपनी मजदूरी मिलने लगी और वहां बेरोजगारी घट गई। दीवाने बंदगान एक विभाग का नाम है, वह विभाग बनाया। और इस विभाग, यह था दास विभाग, यानी फिरोज शाह तुगलक के लगभग 1,80,000 दास थे, परंतु दासों को इसने व्यावसायिक ट्रेनिंग दी, यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दासों को यहाँ पर दी जा रही है। आगे देखिए और क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगर बसाए। देखिए, मैं यहाँ लगभग लिख रहा हूँ कि लगभग 300 नगर बसाए फिरोज शाह तुगलक में, जिसमें से सारे 300 नगरों को याद नहीं रखना है। 3 नगर महत्वपूर्ण हैं, वह जानते रहिए, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार। यानी उसने जौनपुर को बसाया, फिरोजाबाद को बसाया, हिसार को बसाया। यह 3 नगर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको समझते रहिए। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहते हैं। देखिए, अकबर इसके बहुत बाद आ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के, परंतु फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, यह जानते रहिए। अब एक विभाग का नाम लिखा है मैंने, दीवाने अमीर को ही, यह फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनवाया था, यह MBT ने बनवाया था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवाने अमीर को ही का विभाग कृषि से संबंधित था, दीवाने अमीर को ही विभाग। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अब आप इसको समझिए। देखिए, एक क्वेश्चन तो आएगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के समय जो दाम कम हुए वह बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी कि बाजार सुधार व्यवस्था थी? तो आप आंसर होगा बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने डर और भय के कारण इसको बाजार को नियंत्रित
किया था। तो यह एक नकारात्मक स्थिति है, बाजार सुधार नहीं है, बाजार नियंत्रण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आएगा कि फिरोज शाह तुगलक के समय जो बाजार सुधार हुआ वो कैसे हुआ। तो आप बताएंगे सर लगभग 1200 बाग लगवाए, फलों के बाग लगवाने के कारण फलों के दाम कम हुए, नहरों का जाल बिछा दिया, नहरों का जब जाल बिछाया तो किसानों का उत्पादन बढ़ गया और किसानों को मतलब प्रोडक्शन जब बढ़ा तो अच्छी इनकम किसानों को होने लगी और कारखानों का निर्माण किया। कारखानों का निर्माण हुआ तो बेरोजगारों को रोजगार मिलने लगा और दीवाने बंदगान दास विभाग बनाया और इसके यहाँ पर 1,80,000 दास थे और इसने दासों को क्या किया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। अब फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगर बसाए। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से नगर बसाए फिरोज शाह तुगलक ने, तो आप बताएंगे जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार। 300 के नाम नहीं याद रखना है, 3 नाम याद रख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। एक विभाग पूछा जाएगा दीवाने अमीर कोही विभाग, यह फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनवाया, यह किसने बनवाया, यह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। और दीवाने अमीर कोही जो विभाग है वो किससे संबंधित है, वो कृषि से संबंधित है, दीवाने अमीर कोही विभाग। चलिए अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के और कार्य। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अन्य जानकारी, इसने 2 बार खिल्लत मिस्र के खलीफा से प्राप्त की, अर्थात दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने 2 बार अपनी सल्तनत को वैधता दिलाई, वह खिल्लत प्राप्त हुई, यह मिस्र के खलीफाओं से प्राप्त हुई। अब फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के करों को माफ कर दिया। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के जो धार्मिक कर हुआ करते थे उनको माफ कर दिया। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के काल में कौन कौन से कर थे। जजिया कर आपको पता होगा मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और उस समय ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा गया था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जकात होता है धनी मुसलमान से लिया जाता है और आय का 1/40 अर्थात 2.5%। देखिए अगर कोई व्यक्ति अच्छी इनकम कर रहा है तो सुल्तान के लिए जकात कर तो दे ही सकता है, और कितना अच्छा है, यानी आय का 1/40 अर्थात 2.5% आपको चुकाना है। अगर आपको 100 रुपये की इनकम हो रही है तो 2.5 रुपया सरकार के कोषालय में जमा करना है। खराज था भू राजस्व कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खराज जो गैर मुस्लिम होते थे अर्थात मुसलमानों के अलावा जो भी वर्ग होता था उनसे खराज लिया जाता था और यह उपज का 1/3 हिस्सा होता था। खम्ब था जो खुम्स, यहाँ पर खम्ब नहीं खुम्स होना चाहिए, गलती से खम्ब लिख किया है, खुम्स KHUMS खुम्स पर जो होता था 80% सेना को दिया गया और 20% राजा ने रखा। देखिए खुम्स कौन सा कर होता है, अगर मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय बताया था कि खुम्स होता है लूट, जब सेना कहीं लूटती थी तो लूट का कर होता था जिसमें से शरीयत के हिसाब से 80% हिस्सा सेना को मिलता था और 20% हिस्सा राजा को मिलता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस नियम को पलट दिया था और कहा था 80% हिस्सा राजा रखेगा और 20% हिस्सा कौन रखेगा, सेना रखेगी। परंतु आगे जाके एक और धार्मिक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होंगे, कट्टर सुल्तान, उनका नाम है सिकंदर लोदी, और वह खुम्स में से अपना कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे, वो पूरा का पूरा हिस्सा सेना को दे देंगे। आगे जाके एक और सुल्तान को हम पढ़ेंगे। अब देखिए उस्र, ये उस्र ऐसे लिखा जाना चाहिए, उस्र था भू राजस्व कर और जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर खराज यह गैर मुसलमान से लिया जा रहा है और उस्र भू राजस्व जो मुसलमानों से लिया जा रहा है। इसमें अंतर देखिए, गैर मुसलमानों से 1/3 और मुसलमानों से 1/10। और अगला कर था हाव ए सर्व
यह सिंचाई कर था जो उपज का 1/10 होता था और ये हावे सर्व कर लिया जाता था। जो फिरोज शाह तुगलक की जो सिंचाई की नहरें उन्होंने बनवाई थी और नहरों जो बनवाई थी, जो किसान नहरों से पानी लिया करते थे उनसे यह कर लिया जाता था। तो आप समझ रहे होंगे फिरोज शाह तुगलक की शख्सियत को। फिरोज शाह तुगलक के फिरोज शाह तुगलक के शासन में कई विभाग थे, जैसे निकाह दफ्तर हुआ करता था। ये निकाह दफ्तर का क्या काम होता था, जैसे वर्तमान में जहाँ शादियाँ वगैरह रजिस्टर्ड होती हैं उसी तरह निकाह दफ्तर में भी निकाह रजिस्टर्ड किए जाते थे। दीवाने बंदगान मैं आपको बता चुका हूँ, यह एक दास विभाग था फिरोज शाह तुगलक का। और कितने दास थे फिरोज शाह तुगलक के पास, अगर आपको ध्यान हो तो 1,80,000 दास थे फिरोज शाह तुगलक के पास। एक विभाग है दीवाने खैरात, यह वेलफेयर जैसा विभाग हुआ करता था, अर्थात इसमें जनता की भलाई कल्याण के लिए कार्य होते थे। और अगला विभाग है दारुल सभा। दारुल सभा एक औषधालय हुआ करता था। वर्तमान में जो जितने जैसे कि अस्पताल वगैरह होते हैं उसी तरह दारुल सभा औषधालय का काम करता था। दीवाने इस्तेहाक, यह एक पेंशन विभाग होता था। जब सेना के कर्मचारी या रिटायर हो जाते थे या जो भू राजस्व संबंधित कर्मचारी रिटायर हो जाते थे तो उन्हें पेंशन देने का काम किया जाता था। दीवाने अमीर को ही मैं बता चुका हूँ, यह फिरोज शाह तुगलक का नहीं है, यह एमबीटी का है, अर्थात किसका है, मोहम्मद बिन तुगलक का विभाग है। इसको जानते रहिए। और यह कृषि से संबंधित विभाग है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्यों को देख लेते हैं अब हम कि कौन कौन से निर्माण कार्य हैं। मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगर बसाए थे। मैंने आपको क्या बताया था कि 300 नगर में से उनको सिर्फ 3 नगरों के नाम याद रखना है, एक तो जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद। जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने क्या लगवाए, कारखाने लगवाए। कारखाने लगवाने से क्या फायदा हुआ, बेरोजगारों को रोजगार मिलने लगा। नहरों का निर्माण करवाया, कई नहरों का निर्माण करवाया। 5 नहरें मुख्य इंपोर्टेंट हैं, परंतु आप यह जानिए कि नहरों का जाल किसने बचाया, फिरोज शाह तुगलक ने। यदि पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला सुल्तान जिसने नहर बनवाई तो वो होगा गयासुद्दीन तुगलक, आपको याद आ रहा होगा। चलिए अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद गद्दी पर बैठते हैं नासिरुद्दीन महमूद। यह तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। और इसके काल में क्या महत्वपूर्ण हुआ, नासिरुद्दीन महमूद के काल में क्या महत्वपूर्ण हुआ, तो सबसे पहले तैमूर लंग का आक्रमण हुआ 1398 में। यह आप जानते होंगे प्रसिद्ध आक्रमण था तैमूर लंग का, जो 1398 में हुआ। इनको मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां, जो नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में जो उनके वजीर थे उनका नाम था वजीर, इनके वजीर का नाम था मलिक सरवर। मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां बोलते थे इनको को इन्होंने मलिक उस सर्ग की उपाधि दी। क्या उपाधि दी, मलिक उस सर्ग की उपाधि दी और जौनपुर का प्रमुख बनाया। आगे जाके यह जौनपुर का जो प्रमुख बनाया है तो ये सर की वंश की स्थापना करेंगे मलिक सरवर, अर्थात जौनपुर की स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे और सर की वंश की स्थापना करेंगे। जब हम प्रांतीय राजवंश को पढ़ाएंगे उस समय हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक चित्र के माध्यम से मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं। पहला राजवंश है डी यानी दास, के खिलजी, टी तुगलक, एस सैयद और लोधी। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि दिल्ली सल्तनत का उत्थान कैसे कैसे हुआ और पतन कैसे कैसे हुआ। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक उत्थान
किसके काल में हुआ, तो आप बता देंगे कि सर दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक उत्थान तुगलकों के काल में हुआ। उत्थान का मतलब है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार तुगलकों के काल में हुआ, और उसके बाद हिरास शुरू हुआ और सैयदों के काल में हिरास हुआ। सैयदों के बाद फिर से उत्थान शुरू हुआ, पर लोदियों के काल में दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा उत्थान हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक उत्थान किन के काल में हुआ, तो तुगलकों के काल में हुआ सर्वाधिक उत्थान। ये आप जानते रहिएगा और इसके आधार पर कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुगलक वंश के बाद अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश को। सैयद वंश में सच ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिलजी खां, थोड़ा उसको देख लेते हैं और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सुल्तानों को देख लेते हैं। देखिए, सैयद वंश का सबसे पहले संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि संस्थापक खिलजी खां है। खिलजी खां। खिलजी खां के पश्चात मुबारक शाह गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है जो महत्वपूर्ण है। उसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। इसका दूसरा नाम है यहिया बिन अहमद सरहिंदी। अर्थात मुबारक शाह ने जो किताब लिखी है वो तारीख ए मुबारक शाही या यहिया बिन अहमद सरहिंदी है। मुबारक शाह के बाद यह कोई सुल्तान क्रम से नहीं बैठ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण के बारे में बता रहा हूँ। मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठते हैं और मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ से सैयद वंश से कुछ खास नहीं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है। आप बताएंगे खिलजी खां है। खिलजी खां के बाद तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी, तो आप बताएंगे मुबारक शाह ने लिखी। इस किताब का दूसरा नाम है यहिया बिन अहमद सरहिंदी। और मुबारक शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठता है, तो मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। इसको आप जानते रहिए। चलिए अब दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश को हम पढ़ेंगे, वो है लोदी वंश। लोदी वंश में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोदी वंश को याद रखने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, वो था BSI। बी से है बहलोल लोदी, एस से सिकंदर, बी से बहलोल, एस से सिकंदर और आई से इब्राहिम। यानी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। मैंने आपको बताया था लोदी वंश में दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस शासक का है, तो आप बताएंगे सर बहलोल लोदी का सबसे लंबा कार्यकाल है 38 वर्ष। फिर बताएंगे, अब देखिए जौनपुर का विलय, जौनपुर का विलय किसने कर लिया। मैंने आपको बताया था जौनपुर अलग कैसे हुआ। पहले क्या था कि तुगलक के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में जौनपुर शहर बसाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आगे नासिरुद्दीन तुगलक ने क्या किया, जौनपुर शहर अपने वजीर ख्वाजा जहां या मलिक सरवर को जौनपुर का प्रमुख बनाया। और आगे जाके जो मलिक सरवर है जौनपुर की, स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना करते हैं, परंतु जौनपुर का विलय कर लेते हैं बहलोल लोदी। फिर से जौनपुर दिल्ली सल्तनत का अंग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहलोली एक चांदी का सिक्का है जो अकबर के ठीक पहले तक चलता रहा। यानी बहलोल लोदी ने जो चांदी का सिक्का चलाया वह अकबर के काल के ठीक पहले तक वह चांदी का सिक्का चलता रहा। जो बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत था वो संघवाद और भाईचारे पर आधारित था। देखिए मैं आपको बताऊं, बहलोल लोदी अफगान थे और यह जब भी कोई सरदार इनसे मिलने आता था तो यह अपनी कुर्सी से उठ जाते थे
और उस सरदार को अपनी कुर्सी भेंट करते थे कि आप बैठिए। और मैं बताऊं कि जब ये मीटिंग लिया करते थे बहलोल लोदी, तो एक चटाई पर सभी लोग बैठकर बातचीत किया करते थे। अर्थात वह जो सुल्तान, यह अपने आप को सुल्तान तो मानते थे परंतु बाकी के सरदारों में प्रथम मानते थे, बस अकेला ये समझिए। अब हम पढ़ते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। देखिए सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी जो गुलरुख नाम से कविताएं लिखते थे। मैं क्या कह रहा हूं, सिकंदर लोदी गुलरुख नाम से कविताएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुलरुख नाम से कौन कविता लिखता था दिल्ली सल्तनत में, तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने एक बड़े फेमस शहर की स्थापना की, आप जानते होंगे, जिसमें आगरा का पेठा, तो उस शहर की स्थापना की थी, अर्थात आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप कराई, और भूमि की माप कराई अलाउद्दीन के बाद। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिन्होंने भूमि की माप कराई थी, और गजे सिकंदरी चलाया। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी चलाया, और यह दूसरा शासक था जो भूमि की माप करा रहा है। पहला शासक कौन है भूमि की माप के लिए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पहले भी एक सुल्तान ने भूमि की माप कराई थी, इल्तुतमिश, परंतु उसने रफ मेजरमेंट के आधार पर भूमि की माप कराई थी। अनाज पर से कर माफ कर दिया। सिकंदर लोदी ने अनाज से कर माफ कर दिया, और तिब्बे सिकंदरी एक विभाग बनाया जो चिकित्सा से संबंधित था, और सिकंदर लोदी संस्कृत की पुस्तकों का वजीर मियाँ बुआ द्वारा फारसी में अनुवाद कराया गया। यानी सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ बुआ द्वारा संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। अब देखते हैं सिकंदर लोदी का सिद्धांत क्या था। राजत्व सिद्धांत था शक्ति और संयम पर। अगर मैं पूछूं बहलोल लोदी का कौन सा राजत्व सिद्धांत था, तो संघवाद व भाईचारे पर। जानते रहिएगा दोनों में अंतर। नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया उड़ीसा पर, और वहां की मूर्ति को तोड़कर कासाइयों को मीट बेचने के लिए दे दिया। इसने खुम्स में से, देखिए खुम्स में से अपना हिस्सा नहीं लिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि खुम्स, मैंने बताया था खुम्स KHUMS, खुम्स होता है लूट का कर। 3 शासक हुए हैं। पहले शासक कौन थे? पहले शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने खुम्स जो होता था शरीयत के नियमों को पलट दिया। 80% राजा रखेगा और 20% सेना रखेगी, लूट के माल का कर, खुम्स में से। फिर आए फिरोज शाह तुगलक, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 80% सेना को दिया लूट का माल, और 20% स्वयं रखा। फिर आगे आते हैं सिकंदर लोदी। इन्होंने क्या किया? खुम्स में से कर ही नहीं लिया, कर ही नहीं लिया। देखिए 3 सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के, आप जानते रहिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आगरा शहर की स्थापना किसने की? भूमि की माप कराने वाला दूसरा सुल्तान कौन सा था? अनाज पर से कर किसने माफ किया? तिब्बे सिकंदरी नामक विभाग किसके पास था? किसके वजीर ने, मियाँ वजीर ने संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया? और मंदिर, नगरकोट मंदिर, उड़ीसा के मंदिर पर आक्रमण किसने किया? किसने खुम्स में से कोई कर ही नहीं लिया। चलिए अब हम भूमि सुधार को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा भूमि सुधार। सबसे पहले इल्तुतमिश को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने इक्तादार व्यवस्था की शुरुआत की थी, इक्तादारी व्यवस्था। इन्होंने भूमि की माप तो कराई, परंतु एक रफ मेजरमेंट के आधार पर भूमि दी, रफ मेजरमेंट। के आधार पर। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, समस्त भूमि को जब्त कर लिया जो इनाम उपहार या उस किसी और रूप से दी गई थी, और उन्होंने एक मेजरमेंट कराया। मेजरमेंट के आधार पर उन्होंने भू राजस्व के लिए दी। फिर सिकंदर लोदी ये दूसरे सुल्तान हैं जिन्होंने मेजरमेंट कराया। देखिए वहां रफ था, यहाँ मेजरमेंट सही हो रहा है। फिर शेर शाह सूरी, इन्होंने गजे सिकंदरी से भूमि नपवाई। फिर शेर शाह सूरी ने भी गजे सिकंदरी चलाया। आगे जाके अकबर भी भूमि सुधार करवाएंगे, और क्या सुधार होगा हम इसको पढ़ेंगे। इस स्लाइड को बनाने का उद्देश्य इतना था कि किन किन लोगों ने भूमि सुधार करवाया। अब देखिए ये तो है दिल्ली सल्तनत से, ये मुगल काल से है, हालांकि शेर शाह सूरी बीच में आ गए थे और द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हुई थी। चलिए अब देखते हैं इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, और इब्राहिम लोदी, मैंने बताया था लोदी अफगानी हुआ करते थे, और इसमें क्या हुआ, एक खतौली का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी से 1518 में, और यह राजस्थान बूंदी में हुआ, और राणा सांगा द्वारा पराजित कर दिए गए। किनको? इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया। दूसरा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध की डेट कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, ध्यान रखिए, 21 अप्रैल 1526, और बाबर द्वारा पराजित हो गए इब्राहिम लोदी। देखिए इब्राहिम लोदी के बारे में क्यों, कैसे पराजित हुए हम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। अभी बस ये जानते रहिए कि खतौली के युद्ध में 1518 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया और मुगल वंश की नींव डाली। चलिए अब हम दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में जानते हैं, अमीर खुसरो। आपने कई बार नाम सुना होगा अमीर खुसरो को, तो अब हम पढ़ते हैं अमीर खुसरो को। यह अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो, या इनको दूसरा नाम है अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। एटा में पटियाली ग्राम में, वर्तमान कासगंज जिला उत्तर प्रदेश, इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? दो डेट हैं, 1253, 1252। यदि एग्जाम में दोनों डेट हों, जो पहले दिया है उसको पहले टिक करेंगे, जो बाद में है उसको बाद में टिक करेंगे। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा। कई बार एग्जाम में आया 7 सुल्तानों का काल, बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक का काल अमीर खुसरो ने देखा, और एक ने और 7 सुल्तानों का काल देखा है। अगर आप बता पाएं तो गैस करिए। अमीर खुसरो की जो टाइटल थी तोता-ए हिंद थी। अमीर खुसरो को फारसी में, उर्दू में, हिंदी में अच्छा नॉलेज थी, और उन्होंने इनमें कई चीज़ें लिखी हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब निजामुद्दीन औलिया कौन है? सूफी संत। अभी मैंने कहा था 7 सुल्तानों का काल एक और ने देखा, तो शायद गैस कर लिया हो। अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक हैं। खड़ी बोली के भारत में जनक कौन है? अमीर खुसरो पहले मुसलमान थे जिन्हें भारतीय होने का दावा किया और गर्व, अर्थात पहले मुसलमान थे जिसे भारतीय होने पर गर्व था। देखिए अमीर खुसरो पहले मुसलमान थे जिन्हें भारतीय होने पर गर्व था। चलिए आगे देखते हैं हम अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने नई फारसी काव्य शैली चलाई जिसे सबक-ए-हिंद या हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबक-ए-हिंद हिंदुस्तानी शैली के जनक कौन है, तो अमीर खुसरो। कई रागों के जनक हैं अमीर खुसरो, जैसे ईमान, जिल्फ, साजगरी आदि राग के जनक हैं। अमीर खुसरो ने क्या किया? ईरानी तंबूरा लिया और भारतीय वीणा से सितार बना दिया। अमीर खुसरो ने, अगर सितार के जनक कौन है तो अमीर खुसरो, क्या किया? ईरानी तंबूरा लिया और भारतीय वीणा से सितार बना दिया। तबले का प्रचलन अमीर खुसरो ने ही किया। तबले का प्रचलन, कव्वाली का प्रचलन भी अमीर खुसरो ने ही किया, जानते रहिए।
अमीर खुसरो की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहली पुस्तक है मिफ्ता उल फुतह है, दूसरी है खजाइन उल फुतह है, और इसको दूसरा नाम है तारीख अलाई, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसमें लिखा गया है। फिरान उस सादीन, इश्क माह, नूह सिपहर, तुगलक नामा और तारीख दिल्ली, ये अमीर खुसरो की 7 पुस्तकें हैं। देखिए अमीर खुसरो से कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊं। पहला आएगा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे एटा। कब हुआ, 1353 या 1352। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल किस व्यक्ति ने देखा, तो आप बताएंगे अमीर खुसरो। तोता ये हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को मिली। अमीर खुसरो ने फारसी, उर्दू, हिंदी में लिखा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो आप बताएंगे निजामुद्दीन औलिया के। खड़ी बोली के जनक थे, पहले मुसलमान थे जिन्हें भारतीय होने पर गर्व था। अमीर खुसरो ने किस हिंदुस्तानी शैली किसने दी, या सबक हिंद, तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो कई रागों के जनक थे जैसे इनाम, जिल्फ, साजगरी, और अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरा और भारतीय बीणा को मिलाकर सितार बना दिया। तबले का प्रचलन किया, कव्वाली का प्रचलन किया, और अमीर खुसरो की कई पुस्तकें आप यहाँ देख रहे होंगे, और अमीर खुसरो की कई पुस्तकें यहाँ आप देख रहे होंगे। चलिए आज के लेक्चर्स में बस यहीं तक। अब जो हम आगे पढ़ने जाएंगे, देखिए दिल्ली सल्तनत अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश हमने कर लिए। अब हम आगे प्रांतीय राजवंश पढ़ेंगे, अर्थात जो दिल्ली सल्तनत में से कई राज्य जो स्वतंत्र हो गए थे, अब हम उन राजवंशों को देखेंगे। अब कल के लिए करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।